हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि आप देख पा रहे हैं कि अलजेब्रा के ऊपर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स के मुख्य तीन ब्रांच हैं। पहली अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित, दूसरी अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, तीसरी ज्योमेट्री यानी कि रेखा गणित। ये तीनों का ये अपना महत्व है, लेकिन बीजगणित का बहुत ज्यादा महत्व क्यों है? क्योंकि हायर क्लासेस में यानी कि छठी से ऊपर सभी कक्षाओं में इसका सभी एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत महत्व है। और इसमें आज की जो वीडियो है इसमें आपको अलजेब्रा के बारे में बेसिक से यानी कि सभी एलिमेंट्स, सभी ऑपरेशंस, मुख्य तौर पे अलजेब्रा कैसे काम करता है, कैसे स्टार्ट हुआ, इसको हम लेने जा रहे हैं। इसका एग्जाम में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पोर्शन आता है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। जिन बच्चों को थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है वो इसको अंत तक देखें, और बेसिक वाली हमारी प्लेलिस्ट में जा करके आप जो पिछली हमारी बेसिक ऑफ अर्थमेटिक है वो देख सकते हो। वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां पर भी जा करके देखें वो। और आज हम अभी शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है कि अब हम देखें कि जो हमारा अर्थमेटिक में जो हम संख्याओं को यूज करते थे वो मोस्टली हम जितनी डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं, चाहे वो कोई क्वांटिटी किलोग्राम में देखते हैं, चाहे क्वांटिटी लीटर में देखते हैं, चाहे हमारे पास कोई राशि अमाउंट है वो हमारी रुपीज में होती है, या कोई हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उसको किलोमीटर में नापते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई हमने 5 किलो सब्जी लानी है तो हम उसको 5 किलो में रिप्रेजेंट करेंगे। दूध लाना है भाई, 10 किलो दूध लेकर के आए हैं, मेरे पास जेब में मेरे पास 100 रुपए है, तो हम उसको 100 रुपीज ऐसे मेंशन करके लिखते हैं। तो ये हमारे क्वांटिटीज हमने अर्थमेटिक में यूज किया है। इन क्वांटिटीज को भी हम दिखाएं तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिकल पार्ट कहलाता है और एक उसका यूनिट पार्ट कहलाता है। तो इस 5 किलो क्वांटिटी में उसका 5 तो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी इसका क्या है, यूनिट है। ऐसे ही 10 इसका न्यूमेरिक पार्ट है और लीटर इसका यूनिट पार्ट है। यानी कि किसी भी क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए हमें दो बेसिक उसके एलिमेंट चाहिए होते हैं जो कि अर्थमेटिक उस वैल्यू को दिखाते हैं। अब हम बात करें कि अलजेब्रा इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका जो है ना स्टार्टिंग कहाँ से होता है। जब हम कोई अननोन क्वांटिटी के बारे में और कोई नॉन क्वांटिटी का आपस में रिलेशन लेते हैं तब हमें अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है। तो अलजेब्रा क्या है, वास्तव में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अननोन क्वांटिटी एंड देयर रिलेशंस। और जब हम इन संख्याओं को अपनी मैथमेटिक में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखते हैं तो ये हमारी जो क्वांटिटी है ये वेरिएबल कहलाती है, चर राशि, हिंदी में चर बोलते हैं, और ये होती है अज्ञात राशियां। ऐसे ही कांस्टेंट यानी कि जो अचर राशि है उसको हिंदी में बोलते हैं, और जो ज्ञात राशि है, ज्ञात राशियों को हम देखें तो जो भी हमने अभी तक अर्थमेटिक में पढ़ा है, जो संख्याएं हैं सभी प्रकार की, उन संख्याओं की एक निश्चित वैल्यू है। जैसे हमने कल लिखा कि 100 रुपए का नोट है मेरे पास, तो उसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपए प्रदर्शित हो रही है, तो वो एक कॉन्स्टेंट है, ठीक से। जैसे हमने गिनती यूज करी 1 2 3 5 10 इस प्रकार, तो वो संख्याएं क्या है, सारी कांस्टेंट कहलाएंगी क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स है। ऐसे ही अगर हम वेरिएबल को मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूँ, वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है या जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में अलग अलग जब हम सिचुएशन देंगे तो एक्चुअली जिस भी सिचुएशन को हम प्रेजेंट करना चाहेंगे, स्टेटमेंट को, किसी भी कथन को, तो वहां पर हम जिस राशि की वैल्यू हमें पता नहीं होती उसके लिए हम एक्स का, वाई का और लिटरल में हम यूज करते हैं, सिंबल्स में करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो दो फ्रेंड हैं, उनके पास, उन्होंने दुकान से कुछ बॉक्स खरीदा, कंचे हैं उनके अंदर, तो वो बॉक्स उन्होंने खरीद लिया। ऐसा ही दूसरे फ्रेंड ने भी खरीद लिया, और दोनों बॉक्स में जो कंचे हैं उनकी क्वांटिटी हमें नहीं पता है ना उनको पता है, तो उस क्वांटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक दोस्त के पास अगर बॉक्स में एक्स कंचे हैं तो दूसरे के पास भी कितने कंचे होंगे, एक्स ही कंचे होंगे, क्योंकि उन्होंने सेम बॉक्स खरीदे हैं। तो वो उन्होंने क्या कर लिया, एक बाउल में डाल दिए। यानी कि दोनों फ्रेंड ने जब एक्स एक्स कंचे डाल दिए तो कुल क्वांटिटी कितनी होगी, 2x हो गई, और उसमें से 10 कंचे निकाल के बाहर रख दिए। तो अब उस बाउल के अंदर जो टोटल कंचे देखें, उस कंचे को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अलजेब्रा की जरूरत पड़ेगी। तो वो हम एक एक्सप्रेशन के रूप में बताएंगे कि इस बाउल में, इस कटोरे में कितने कंचे बचे हुए हैं। तो वो हम बता पा रहे हैं 2x-10। अब 2x-10 ये कैसे हुआ, ये देखें। इसके लिए आपको ये समझना है कि जो पहला दोस्त था उसके पास जो बॉक्स में कंचे थे वो कितने थे, एक्स कंचे थे। दूसरे के पास भी कितने थे, एक्स कंचे थे। तो दोनों की क्वांटिटी आपस में क्या हो गई, जुड़ करके डबल हो गई।
तो x क्वांटिटी पहले दोस्त की और x की क्वांटिटी दूसरे की, तो दोनों जुड़ने पर क्या हो गया, x और x 2x हो जाते हैं। हम वैसे भी देखेंगे कि मान लो x की जगह किसी ने ये माना कि उसमें कंचे 20 हैं, तो 20 कंचे एक दोस्त के, 20 कंचे दूसरे दोस्त के, तो 20 और 20 कितने हो जाते हैं, 40 हो जाते हैं, यानी कि डबल हो जाते हैं। इसी प्रकार x और x क्या हो गया, 2x, और 10 कंचे फिर निकाल दिए। तो इस बाउल के अंदर जो एक संख्या है वो 2x माइनस 10 है। अब ये संख्या जो 2x माइनस 10 दिख रही है, ये बीजगणित के रूप में बीजगणितीय व्यंजक कहलाती है। बीजगणितीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना किससे है, ये बना है दो टर्म से। आप देख पा रहे हैं कि एक टर्म तो है 2x और दूसरी टर्म है 10। 2x टर्म क्या है, अननोन क्वांटिटी है ये, और 10 क्या है हमारी नोन क्वांटिटी, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट, इनके कॉम्बिनेशन से बना है हमारा एक्सप्रेशन। तो ये टर्म है एक और ये टर्म है 2 नंबर टर्म, तो दो टर्म के कॉम्बिनेशन से बनी है। एक्सप्रेशन जब बनता है तो कितने प्लस या माइनस के दो ऑपरेशन यदि हम लगाएं, तब दो या दो से अधिक टर्म आपस में बीच में उनके या तो जोड़ का निशान हो या उसके माइनस का निशान हो, तब वो टर्म आपस में मिल करके एक व्यंजक का निर्माण करती है। या इसमें हम टर्म 3 भी ले सकते हैं, टर्म 4 भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिर जोड़ और घटा के निशान बढ़ाते जाएंगे। गुणा और भाग करने पर टर्म नहीं बढ़ेगी, टर्म सिर्फ गुणा और भाग करने से वो एक ही टर्म रहेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, जैसे किसी दोस्त के पास कुछ क्वांटिटी में कंचे हैं, तो मान लो उसके कंचे कितने हैं, y कंचे हैं, और आधे कंचे उसके गिर गए, तो आधे को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, y/2, यानी कि अब उसके पास कंचे हैं वो क्या है, y जो कंचे थे उसका हाफ रह गए हैं, तो y/2। अब ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होने पर ये टर्म अपने आप में एक ही टर्म रहेगी। ऐसे ही मैं एक और टर्म का एग्जांपल ले लेता हूं, ये है 3x। यानी कि मान लो मेरे पास 3 जेब हैं, और हर एक जेब में जो रुपयों की क्वांटिटी है वो सेम है। मान लो इस जेब में भी जितने रुपए हैं उतने ही पेंट वाली दोनों जेब में है, तो मेरे पास जेब कितनी है, 3 जेब है। 3 जेब में जो पैसे हैं वो कितने हो जाएंगे फिर, 3 इंटू एक्स। तो यहाँ पर एक्स क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जेब में जो रुपए हैं, जो मेरे को पता नहीं है कि कितने रुपए हैं, तो वो एक्स क्वांटिटी, और वो जेब कितनी है, 3 है। तीनों जेब में यदि सेम क्वांटिटी के पैसे हों तो वो क्वांटिटी कहलाएगी 3x। अब ये 3x जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये अपने आप में एक ही टर्म है, इसमें दो टर्म नहीं है, क्योंकि 3 की गुणा x से हुई है। यानी कि 3 जेबों के पैसे x x x, तो ये कितने हो गए, 3x पैसे हो गए। तो 3x को अगर हम देखें तो ये 3 की गुणा x से हो रही है। ऐसे ही यहाँ पर 4 की गुणा y से क्या बन जाता है, 4y। तो ये अपने आप में एक टर्म है, 3x अपने आप में एक टर्म है, z अपने आप में एक अकेली टर्म है, 10z अपने आप में एक टर्म है, 5x² ये भी अपने आप में एक टर्म है। ये सारी अलग अलग एक एक टर्म वाली चीजें मैंने दी है। यहाँ पर दो टर्म है, इसमें भी यहाँ पर 2x माइनस 5 ये भी दो टर्म है। तो ये अलग अलग टर्म्स के हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब टर्म के भी दो टाइप हैं, लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म कौन सी होती है, जिसमें पद समान होता है। यानी कि पद समान कब होगा, पद समान के लिए चेक करनी पड़ेगी उसकी घात। जो वेरिएबल है, जो चर है, चर यहाँ पर कौन है, यहाँ पर x है चर, यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 घात है। अब आपको इसमें देखना है कि 2 घात कहाँ कहाँ पर है। 2 घात एक तो हमें यहाँ पर मिल रही है, और दूसरी 2 घात हमें मिल रही है x की पावर 2। तो ये आपकी 2 घात वाली है, तो ये x की पावर 2 यानी कि x² और 3x², ये अपने आप में दो टर्म है, आपस में लाइक टर्म कहलाएंगी। ऐसे ही अनलाइक टर्म क्या होगी, जिनमें घात आपस में बराबर ना हो, तो वो टर्म्स आपस में क्या कहलाएंगी, अनलाइक टर्म या असमान पद कहलाएंगे। जैसे 4 की पावर x, ये जो है ये x की पावर 2 से भी, x की पावर 3 से भी, 5x से भी, और 3x की पावर 2, इन सारे पदों से x की पावर 4 वाला जो पद है, ये जो टर्म है, वो बिल्कुल ही मेल नहीं खाता, क्योंकि इनकी पावर अलग अलग है। तो असमान पद भी हम समझ चुके कि असमान पद कब होता है, जब या तो चर ही अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर चर कौन है, y है, यहाँ पर चर कौन है, x है। तो ये x और y अपने आप में अलग अलग चर हैं, तब भी असमान पद होते हैं। और यदि उनकी पावर अलग अलग हो, तब भी वो असमान पद कहलाएंगे। तो ये बेसिक अगर आपने टर्म्स के बारे में समझ लिया, तो आपको काफी हद तक अलजेब्रा का जो बेस है वो याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम लेते हैं कोफिशिएंट्स को। कोफिशिएंट को मैं समझाऊंगा इस अलजेब्रा के जो एक्सप्रेशन दे रखा है। इस एक्सप्रेशन में आप देखें कि जो हमारा चर है वो चर क्या है, x है। इस चर के साथ गुणा में, यानी कि इसके साथ में कौन लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 गुणा में है, इसलिए हम देख रहे हैं कि गुणांक, गुणा में है जो अंक,
यानी कि ऐसा अंक जो उस चर के साथ गुणा में है उसको हम बोलते हैं गुणांक, और इंग्लिश में बनेगा ये कोफिशिएंट। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम देखें तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या हो गया 2, और हमारा कांस्टेंट टर्म कितनी होगी -10, यानी कि ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या है -10 है। और यहाँ पर चर कौन है, यानी कि वेरिएबल कौन है, x है। अगर आपको पूछे कि इसकी पावर कितनी है तो इसकी पावर 1 है। जब कोई वेरिएबल जिसमें उसकी पावर मेंशन नहीं की गई है तो हम उसकी पावर को अंडरस्टूड मोड में, डिफॉल्ट मोड में क्या मानेंगे, 1 पावर मानेंगे। तो इस प्रकार से ये 1 पावर यहाँ पर दिखेगी। अब हम लेते हैं कि इसमें कोई और पद हमारा समान है इसमें, तो हम इसमें चेक कर लेते हैं कि ये है हमारा 5x है, तो इसकी पावर कितनी है, इसमें कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसकी 1 पावर हुई। ऐसे ही x/2, इसमें भी x की पावर कितनी है, 1 की पावर है। तो आप देख पा रहे हैं कि x की पावर दोनों में सेम है, यानी कि x/2 जो हमारी टर्म है और 5x जो हमारी टर्म है, इन दोनों में हमारा चर सेम है, वो है x, और उसकी पावर भी क्या है, सेम है। इसका मतलब ये जो टर्म हमारी दोनों क्या हो गई, लाइक टर्म हो गई। अब मैं बताऊं आपको कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का हमारा बेनिफिट क्या है। जब लाइक टर्म होगी तभी हम उनके ऊपर जो ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। ऑपरेशन में बेसिक हमारे 4 ऑपरेशन आपको पता ही है, एक एडिशन है, दूसरा सब्ट्रैक्शन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब काम करेंगे, जब हमारी लाइक टर्म्स होंगी। लाइक टर्म्स का ही आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अनलाइक टर्म्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखें तो अनलाइक टर्म्स का भी हो सकता है और लाइक टर्म्स का भी हो सकता है। तो ये हमारे ऑपरेशंस है। अब हम देखते हैं कि जो व्यंजक है हमारा, जो यानी कि एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के बाद आ जाता है पॉलिनोमियल। यानी कि अलजेब्रा में जब हम किसी क्वांटिटी को वेरिएबल की फॉर्म में लिखें तो उन वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखने के बाद जब किसी सिचुएशन को हम एक कंपोजिट एक्सप्रेशन के रूप में लिखे तो वो आगे पॉलिनोमियल का रूप भी लेता है, यानी कि बहुपद। बहुपद कब बनता है, जब किसी एक सिचुएशन के अंदर, एक परिस्थिति के अंदर हमारे कई जगह पर, कई टर्म्स में हमारे पास चर आ जाए, जैसे x की पावर 2, 4x+4, ये अपने आप में एक बहुपद है। अब बहुपद कैसे बना, क्योंकि इसमें 3 पद दिए हुए हैं, एक पद, दूसरा पद और तीसरा पद, इसमें 3 पद है, इसलिए ये त्रिपदी बहुपद कहलाया। आगे एक और देखिए, ये है 4x की पावर 3, 5z+3। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये भी 3 पदों वाला एक बहुपद है। तो ये हमारे बहुपद है। अब इसमें पद के साथ साथ आप देखिए कि चर कितने हैं, इसमें x भी चर है और z भी चर है, तो 2 चर है इसमें केवल एक ही चर है, वो है x। पावर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। अब हम लेते हैं बीजीय समीकरण। जब 2 या 2 से अधिक आपस में बीजीय व्यंजक आपस में तुलना कर दी जाए, बीच में उसका एक इक्वल टू का साइन हो, तो हम उसको बीजीय समीकरण कहेंगे। यानी कि जब हमने एक स्थिति ली और उस स्थिति को दूसरी स्थिति के साथ कंपेयर कर दिया, तब हमारी बीजीय समीकरण बन जाती है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, 5x+2 = 10। ये जो बीजीय व्यंजक है, ये वास्तव में इसकी स्टेटमेंट क्या है, मैं स्टेटमेंट को आपको बता के दिखाता हूं कि मान लो किसी बच्चे के पास 5 रुपए हैं, यानी कि किसी बच्चे के पास जेब में कुछ रुपए हैं और उसने उनका 5 गुना कर दिया और उसमें 2 रुपए ऐड कर दिए, यानी कि जो उसके पास जेब में पैसे हैं उसका 5 गुना उसने कर लिया और 2 रुपए ऐड कर लिए, तो उसके पास कितने हो गए, 10 रुपए हो गए। अब आप देखिए कि ये जो स्थिति है इसको दिखाने के लिए ये इक्वेशन बनी। ऐसी एक इक्वेशन ये है, ये क्या इक्वेशन बता रही है, ये इक्वेशन बता रही है कि किसी बच्चे के पास 2 जेब हैं और दोनों जेब में बराबर रुपए हैं, तो एक जेब, दोनों जेब में से उसने मान लो 5 रुपए निकाल दिए, वो संख्या बराबर है किसके बराबर, एक जेब में 7 रुपए डालने के बराबर। यानी कि ये जो आपकी एक स्थिति है, इस स्थिति को 2 स्थितियों में दिखाया गया है। पहली स्थिति क्या है कि मान लो किसी के पास कुछ रुपए हैं, उनका दुगुना कर दिया और उसमें से 5 घटा दे, तो वो किसके बराबर आता है, उसके जो रुपए हैं ओरिजिनल, उसमें 7 रुपए जोड़ने के बराबर आता है। तो ये 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया है बराबर के निशान से, तो ये क्या बन जाती है, एक बीजीय समीकरण बन जाती है। इस प्रकार से हम अलग अलग ऑपरेशंस, यानी कि जोड़, घटा, गुणा, भाग और पावर का भी हम फंक्शन इसमें देखेंगे। ये सभी ऑपरेशंस हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी बच्चे बड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखें और इसमें जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो ऑपरेशंस की आने वाली है, यानी कि आप यहाँ पर
लाइक टर्म्स का यूज करके एडिशन सीखोगे, सब्ट्रैक्शन सीखोगे, और फिर अलग अलग बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रयोग करके आप उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, और फिर आगे जब यूज होगा तो हमारे 10th क्लास तक के उसमें हम फैक्टराइजेशन भी करेंगे, यानी कि डिवीजन का एक पार्ट है। तो आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन में आपको लिंक मिल जाए, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के साथ करें, ताकि आपको इसका अलजेब्रा का बेस क्लियर हो और आप अलजेब्रा को अच्छी प्रकार से सीख पाए। थैंक यू ऑल।